वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हम लोग आपके आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं पॉलिटी के। ठीक है, अब देखिए 80 क्वेश्चन है सीरीज में हम लोग कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा। साथ में सीरीज जो आरओ की वो भी स्टार्ट हो गई है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो 81 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। आइडिया किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। संविधान सभा होती क्या है, जो किसी देश के लिए संविधान बनाती है। तो ये आइडिया आपका दिया है कैबिनेट मिशन योजना ने, कैबिनेट मिशन प्लान ने। ये आया कब था, अंग्रेजों ने भेजा था, ब्रिटिशर्स ने 1946 में। इसलिए कि कैसे जो यहाँ पे भारत में कांग्रेस है और जो आपकी मुस्लिम लीग है, इनके बीच में सहमति बनाओ कैसे पावर को ट्रांसफर करना था। ठीक है, तो ये था आपका कैबिनेट मिशन प्लान। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, संघीय शासन क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियां अलग अलग डिवाइडेड होंगी। तो ये करा था प्रावधान आपके 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इनमें से कौन सी सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन आपका जो सेकेंड पीढ़ी का मानव अधिकार, तो ये काम का अधिकार माना जाता है। पहली पीढ़ी कौन सी मानी जाती है फंडामेंटल राइट्स की, ये मानी जाती है आपकी जो सरकार से आपको आजादी मिलती है, आपके पास में लिबर्टी है, आपके पास में जो मन है करने का आप वो कर सकते हो, बोलने की आजादी है। और दूसरे नंबर पे आता है सेकेंड जनरेशन, वो है काम का अधिकार। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है एज अ कम्युनिटी, जो आपके पास में अधिकार होने चाहिए एज अ ग्रुप। ठीक, फिर आओ, मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया, तो ये आर्टिकल 43 को। ये आपका डीपीएसपी होता है। ठीक है, मनरेगा में क्या होता है, इसमें 100 दिन का आपको काम मिलता है। ठीक है, ज्यादातर गांव क्षेत्रों में ये होता है कि आपको 100 दिन का गारंटीड काम मिलेगा। जैसे खेती, आपका एग्रीकल्चर है, उसका सीजन चला गया तो वहां पे लोग बेरोजगार हैं, उनको पैसे भी चाहिए, तो फ्री में देने से अच्छा क्या है, उनसे मतलब कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वो करवाया जाए, उनको उसके बदले जो है जो पैसा मिलना चाहिए वो दिया जाए। ठीक है, और अगर 100 दिन का नहीं दे पाते हैं काम मनरेगा तो फिर उसमें अलाउंस भी मिलता है, बेरोजगारी भत्ता जिसे बोलते हैं। इसमें से बोले जरा कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, डीपीएसपी कौन नहीं है, तो डी वाला नहीं है। ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। बाकी अल्कोहल प्रोहिबिशन, शराब को भैया बंद करो, सरकार को बोला गया, बंद तो नहीं है, लीगल है आपकी। ठीक है, सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स जाता है, गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, बाकी सब जगह तो आजकल 10 बजे तक तो लीगल ही है। ठीक है, कानून उसको प्रोटेक्ट करता है कि 10 बजे तक आप बेच सकते हो, जिन जो जो दुकानें जहाँ पे बिकती हैं। फिर गौ संरक्षण, ये भी डीपीएसपी है, और पर्यावरण को बचाना है, ये भी आपका आपका क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी सारे, और फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी भी। ठीक है, फिर मनी बिल में क्या नहीं आता, पहली चीज तो ये समझो, मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है। तो आपका डी वाला जो पार्ट है ना, कोई फाइन लगाना है, पेनल्टी, जुर्माना, तो ये सब जो है मनी बिल का हिस्सा नहीं है। क्या क्या होता है, कहीं जो टैक्स है उसको बढ़ाना है, घटाना है, टैक्स लगाना मनी बिल में आएगा। सरकार को उधार लेना वर्ल्ड बैंक से, किसी से भी, तो वो भी आर्टिकल 110 मनी बिल में। और जो आपके कंटेंजेंसी फंड है, जो आपकी आकस्मिक निधि है, ठीक है, जिससे इमरजेंसी में जिससे सरकार पैसा निकालती है, वो भी आर्टिकल 110 में आता है। उपराष्ट्रपति के बारे में बोला जा रहा है, तो भैया आप समझिए कि सेकंड नंबर पे उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी हैं, सेकंड नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे तो प्रेसिडेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर इनके पास में कोई फॉर्मल ड्यूटी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बस ये आपके समझो राज्यसभा के स्पीकर है, मतलब राज्यसभा में स्पीकर की जो पोस्ट है उसका नाम चेयरमैन होता है, तो राज्यसभा के चेयरमैन मान लो, और बाकी कोई ड्यूटी इनके पास में ऐसी है नहीं। फिर क्या है, जब राष्ट्रपति नहीं होंगे, मतलब वो कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी राष्ट्रपति की जो सेवाएं हैं, जो कार्य हैं, वो कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। सही, मान लो प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, या हट गए अपने पद से, महाभियोग हो गया उनके ऊपर, या डेथ हो गई, तो कौन काम करेगा प्रेसिडेंट की आपके फंक्शंस, कौन कंप्लीट करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। फोर्थ वाला भी सही है, करेक्ट आंसर इसका आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, बोले जरा रिपब्लिकन कंसेप्ट में इनमें से कौन सा नहीं है, आपका जो गणतंत्रात्मक आपकी अवधारणा है वो इनमें से कौन सी नहीं है। तो जिसमें जनता सर्वोच्च, ये भी आपका रिपब्लिक होता है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है,
फिर बोला जाए सर्वोच्च शक्ति एक राजा में होती है, तो भैया राजा तो गलत है ना, यहाँ राजा थोड़ा ना है कोई, तो ये गलत है। फिर ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हुई है, भी सही है, रिपब्लिक का पार्ट। तो बोला जाता है कौन सा आपका रिपब्लिक का इसमें से वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, तो सी वाला नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। फिर आगे देखो, संसद के अधिकारी कौन से होते हैं, तो भाई लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी होते हैं, महासचिव भी होते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के अध्यक्ष सारे होते हैं, ठीक है, सभी चारों आपके। द एक्ट प्रोहिबिटिंग बॉन्डेड लेबर वॉज पास बाय द पार्लियामेंट, कब पास हुआ है संसद ने बंधुआ मजदूरी का जो एक्ट है वो कब पास करा है, तो ये करा आपका 1976 में। बंधुआ मजदूरी होती क्या है ना, मतलब किसी से काम करवा लिया जबरदस्ती, उसने पैसा मांगा, फिर पैसा भी नहीं दिया, उसको मारा अलग से कि पैसा मांगोगे तो 10 आप क्या कहते हैं लाठियां और खाओ, तो ये होता है बंधुआ मजदूरी, ठीक है। या किसी ने उधार ले रखा है, उसको उधार चुकाना है, 1,000 का उधार है तो 10,000 का काम करवा रहे हैं उससे, तो मतलब ये बंधुआ मजदूरी, इसको बैन करा हुआ है। फिर 73rd जो आपका अमेंडमेंट है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हुई थी, तो जिला पंचायत भी हुआ था, क्षेत्र पंचायत भी, ग्राम पंचायत भी, नगर पंचायत नहीं था, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, 1 2 3, ठीक। नागरिकता भैया किस भाग में, तो ये आपका आता है भाग 2 में, भाग 1 में आता है संघ उसका क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता। पार्ट्स तो भैया पता ही है, याद करने हैं। फिर बोला जा रहा है क्या बात हो रही है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब किसी एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार उसको दंड जो है नहीं दिया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में आपके आता है, तो ये आर्टिकल हमको आर्टिकल 20 में देखने को मिलता है, ठीक है, कि एक आपके ऑफेंस से ज्यादा, एक बार से ज्यादा उसको जो है उस चीज की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। आर्टिकल 20 अगर आप बात करोगे तो ये आपको दिखेगा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अभी आर्टिकल 20 याद कर लो। फिर देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोविजन रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, देखो लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के भी 2 लोग जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया 2019 से। लेकिन जब होता था कौन से आर्टिकल से होता था, आर्टिकल 331 से होता था, ठीक है, 331 से। अब ये जो आपका वित्त विधेयक है, फाइनेंशियल बिल, ये कौन से अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल 117 में आता है ये, और मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है, ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो ये आपका 338 का में, 338 ए में, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया, मतलब न्यायालय जो है वो पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर हो रहा है, जो प्रोसीडिंग हो रही है, जैसे भी चल रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं अपना कार्रवाई नहीं कर सकते, मतलब उस पर कुछ सुनवाई नहीं करनी है, तो ये आर्टिकल आपका 122, ठीक है, ये मतलब लिखा हुआ है संविधान में आर्टिकल 122। फिर गया फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का मूल अधिकार है, इसको किससे हटाया गया था, देखो पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी अगर आप देखोगे इसमें, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो एक फंडामेंटल इक्वालिटी हो गया, समानता, फिर आज़ादी फ्रीडम, फिर एक्सप्लॉयटेशन तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी था, इसको फिर हटा दिया गया आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 44 संविधान अधिनियम द्वारा। फिर आगे देखो, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, मतलब कौन से आर्टिकल के तहत उनको आपका रिजर्वेशन मिल रखा है 1/3, तो ये आर्टिकल 243D, ठीक है, ये वाला तो याद कर लेना, ठीक है, याद कर लो, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बी वाला। फिर आगे देखो भैया, कौन सा आर्टिकल आपका जो बच्चे हैं उनको कारखानों में जो उनका एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रतिषेध करता है, कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो भैया ये आप इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, मतलब बच्चों को आपको फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं करना है, छोटे बच्चों को, ठीक है, तो डी वाला हो जाएगा आर्टिकल आपका 24 वाला, ठीक है। तो समझ में आया, इतने ही क्वेश्चन अभी देखते हैं, साथ में आगे सीरीज चलती रहेगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए फॉलो करते रहिएगा, और देखो वही पास होगा, वही उसके नंबर अच्छे आएंगे, वही कट ऑफ निकलेगा, तो देखो डेली पड़ेगा। अभी आपका युद्ध भी चल रहा है भैया, इंडिया पाकिस्तान का, तो लोग जो है ना पूरा पूरा 10-10 घंटा उसी में लगा दे रहे हैं, भाई मेरा भी मन होता है 10 घंटा देखने का, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसे आप लोग भी कंट्रोल करो, ठीक है, थोड़ी देर देख लो 1-2 घंटा, बाकी नहीं देखना, बाकी अपना पढ़ाई पे ही ध्यान दो, बाकी 1 घंटे ही देख लोगे ना, उसी में काम की खबर मिल जाएगी, रात का 1 घंटा, बाकी समय जो है ना जोकरपंती हो रही है न्यूज में, और कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, साथ में
कंप्लीट पेड ग्रुप आर का स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।